बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही है। और अच्छी खबर यह है कि डॉलर 210 का हो गया है, तो यारों को गशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। वो लोग जो ये दावे कर रहे थे कि डॉलर 250 क्रॉस कर जाएगा, और बाज़ दोस्तों ने इसके 500 रुपये तक जाने की भी पेशन गोइयाँ कर रखी थी, अब वो हाथ मलते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके चेहरों पर मायूसी है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी अच्छी खबर है, और इससे भी अच्छी खबर यह है कि IMF से पाकिस्तान का मुआहदा मुकम्मल होने को है, और IMF ने पाकिस्तान को एग्रीमेंट की कॉपी भेज दी है। पाकिस्तानी हुकाम उस पर दस्तखत के बाद इसको वापस IMF को भेजेंगे, तो IMF का बोर्ड इसकी मंजूरी देगा। तो उम्मीद ये कि इसी माह के आखिर में IMF की तरफ से पाकिस्तान को $1.25 अरब की किस्त मिल जाएगी, और उसके साथ ही पाकिस्तान में ना सिर्फ ज़र मुबालक के ज़ाहिर बढ़ जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ भी जो एग्रीमेंट है लोन्स के, वो सारे मेच्योर हो जाएंगे। पाकिस्तानी मुआशरत के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त एक पहलू है। और जो हालात ख़राब होने की और मुल्क दिवालिया होने की बातें की जा रही थी, वो सब की सब वैनिश हो गई है। और लगता है कि मुल्क पर से आहिस्ता आहिस्ता नहुसत के बादल छट रहे हैं। या तो नहुसत गिरफ्तार हो रहे हैं, या नहुसत किसी के काबू में आ रहे हैं, या नहुसतों पर हाथ पड़ रहा है। इस वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस गिरदाब से बाहर आ रही है जिस पर नहुसत के साए फैले हुए थे। तो मार्केट में आवाज़ें लग रही है बेच दो बेच दो बेच दो, क्योंकि डॉलर 190 का होने वाला है, और IMF से कर्जा मिलने के बाद ये 190 से भी नीचे जा सकता है। तो मार्केट में लोग डॉलर हाथ में लिए घूम रहे हैं, लेकिन ख़रीदार नहीं मिल रहे। और 12 रोज़ में डॉलर जो है वो तकरीबन 24 रुपये कम हुआ है, और ये मुसलसल गिरता जा रहा है। इंटरबैंक में भी डॉलर आज 215 का था, जबकि ओपन मार्केट में 210 से भी नीचे जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर अच्छी ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ बन गए हैं, जिन्हें रॉयल मिलिट्री एकेडमी ऑफ इंग्लैंड यानी बरतानिया में पासिंग आउट तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया गया, और ये उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और उनके मुखालिफिन जो उनके नाकदीन हैं उनके लिए ये बड़ी तकलीफ बात है, तो उनको गशी के दौरे पड़ रहे हैं। तो बहुत से लोगों को अच्छी खबरों से गशी के दौरे पड़ते हैं, और उनके लिए गशी के दौरे की एक खबर और है कि पेट्रोल की कीमत में 15 से 18 रुपये कमी की जा रही है। तो ये भी एक ऐसी खबर है जिससे यारों को गशी के दौरे पड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का एक बहुत बड़ा सिलसिला जारी है, और पाकिस्तान में पहली बार जो है वो यानी एक तवील अरसे के बाद, पहली बार नहीं, एक तवील अरसे के बाद सोने की कीमत जो है वो खासी नीचे आ गई है, और सोने की फी तोला कीमत में 1400 रुपये कमी हुई है, और इस वक्त सोना 1,41,700 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,21,485 रुपये हो गया है। आलमी सराफा में सोने का भाव $4 कम हुआ है। तो आलमी मंडी में तेल की कीमत में भी कमी हो रही है, सोने की कीमत में भी कमी हो रही है, और पाकिस्तान में LPG की कीमत उसमें भी कमी आ गई है। 10 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है LPG में, और LPG 218 रुपये हो गई है। तो एक अच्छी खबर ये है कि गाड़ियों की कीमत में 30% कमी की जा रही है, और दुनिया भर में जो एक महंगाई का तूफ़ान था वो थमता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके असरात पाकिस्तान पर भी नज़र आ रहे हैं। तो अच्छे लोग हुक्मरान हों तो फिर आवाम के हालात भी अच्छे हो जाते हैं, और आवाम की किस्मत भी चमक उठती है। जबकि नहुसत पर मबनी लोग या मनहूस लोग अगर मुल्क पर काबज़ हो जाए, तो फिर वो ईमानदारी के कितने भी गीत गाए और लोगों को कितना ही धोखा क्यों ना दे, मुल्क पर से नौसत के साए नहीं चढ़ते, और चीज़ें इसी तरह अफरा तफरी और इंतशार का यानी मुंतशर नज़र आती है। तो मुल्क में जो एक अरसे से इंतशार और बदमनी मायूसी की जो कैफियत थी वो अब छटती हुई नज़र आ रही है, और एक बहुत ही बड़े एक बहरान से पाकिस्तान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान जिस पर पिछले 3-4 महीनों से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, और पाकिस्तान में लोग जो है वो भूखों मर जाएंगे, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान के लिए जो अच्छी खबरें आई है वो अच्छी हैं, और पाकिस्तान के लिए आगे भी अच्छी खबरें आने वाली हैं। इसमें अगर मैं बहुत ज़्यादा हुकूमत को क्रेडिट नहीं देता कि हुकूमत ने कोई बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छे लोग अगर पाकिस्तान में इक़्तिदार में अगर अच्छे लोग हों तो फिर हालात भी अच्छे होते हैं, और इक़्तिदार में अगर बुरे लोग हों तो फिर हालात भी बुरे ही नज़र आते हैं।
तो ये 5-6 अच्छी खबरें मैंने इसलिए आपको बताई है कि इन अच्छी खबरों के, तो ये अच्छी खबरें सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं है और अच्छी खबरें सिर्फ आवाम के लिए, अच्छी खबरें कुछ अपोजिशन के लिए भी है। अपोजिशन के एक रहनुमा शहबाज गिल गिरफ्तार है और उनका आज रिमांड मांगने की कोशिश की गई, लेकिन उनका रिमांड देने से अदालत ने इनकार कर दिया। तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनको मजीद रिमांड पर पुलिस के हवाले नहीं किया गया और शहबाज गिल को भेज दिया गया अडयाला जेल। अब वो दूसरों को अडयाला जेल भेजने की बातें करते थे, तो अब उनको भी अडयाला जेल भेजा गया। लेकिन खबर यही ख़त्म नहीं होती। अच्छी खबर तो ये कि उनका रिमांड नहीं दिया गया, लेकिन उनके लिए बुरी खबर ये है कि उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाने पर आलमोस्ट जो है वो यानी फैसला हो चुका है कि उनका ये केस जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। जो सोर्सेज है वो बताते हैं कि अगर कोई इसमें कोई और कानूनी रुकावट ना हुई या आला अस्करी हुकाम ने इसकी अप्रूवल ना दी तो फिर हो सकता है ये मिलिट्री कोर्ट में ना चले। लेकिन अब तक इसकी तैयारी कर ली गई कि इसका मिलिट्री का जो कोर्ट का केस है उसको भी तैयार कर लिया गया है, तो तब तक वो रहेंगे जनाब अडयाला जेल में। इसके अलावा पीटीआई का एक झूठ पकड़ा गया। कल उन्होंने एक ऐसी खातून की जेल में तस्वीर शाया की मीडिया के ऊपर जो कि जिसके बारे में कहा गया कि ये शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया है और इनको घर में छापे के बाद गिरफ्तार किया गया और इनकी मासूम बच्ची घर पर मौजूद है और इन पर जुल्म हो रहा है। तो वो तस्वीर भी गलत थी, वो झूठी तस्वीर थी। खातून अपनी बच्ची के हमरा पुलिस कस्टडी में थी और उसकी वजह बताई जाती है कि वो खातून खुद पुलिस थाने यानी वो आई थी और वो अपने शौहर को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पुलिस की तवज्जो भटका रही थी। पुलिस जो है वो शहबाज गिल का जो मोबाइल फ़ोन है उसको ट्रेस करने के लिए उसके घर छापा मारा था। तो जैसा उसके शौहर ने ड्रामा किया था, आपको याद होगा जब शहबाज गिल पकड़े गए थे तो उसके शौहर ने ये ड्रामा किया था, यानी शहबाज गिल के ड्राइवर जहीर ने, कि जी मुझे बड़ा मारा गया है और मुझसे जनाब शहबाज गिल को भी मारा गया, घसीटते हुए ले गए और हड्डियाँ तोड़ दी गई, उसने पट्टी भी बांधी। तो ये सारा झूठ निकला क्योंकि फिर वो एक सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें साफ नजर आया कि उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और शहबाज गिल को भी किसी ने तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि एक गाड़ी से उतार कर दूसरी गाड़ी तक ले जाया गया। तो जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, तो उनकी अहलिया भी उस तरह की ड्रामेबाज निकली। लेकिन चूंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ गया तो आज उनकी जो ज़मानत है उनकी अहलिया की वो दे दी गई और उनको भी रिहा कर दिया गया है। तो ये दो अच्छी खबरें पीटीआई के लिए कहा जा सकता कि है। अब शहबाज गिल साहब ने अब जो है वो पेशी के दौरान एक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया और उन्होंने कहा जी कि मुझसे पूछा जाता कि जनरल फैज़ से कितनी बार मिले, तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को जनरल फैज़ के हवाले से रिलेट कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि वो समझते हैं कि उनको अगर कोई रिहाई दिला सकता है, उनका कोई केस लड़ सकता है या उनको कोई रिलीफ दे सकता है तो फिर वो जनरल फैज़ हो सकते हैं। जनरल फैज़ का नाम लेने का मतलब ये कि उन्होंने जनरल फैज़ की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझसे जनरल फैज़ का पूछा जाता है, हालांकि जनरल फैज़ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और शहबाज गिल के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो फ़ौज के अंदर बगावत फैलाने का इल्ज़ाम है और बगावत कराने की कोशिश का इल्ज़ाम है। और जनरल फैज़ तो एक आला फौजी अफसर है, कोर कमांडर भावलपुर है इस वक्त, तो उनका इससे कोई लेना देना हो नहीं सकता। लेकिन उसने कहा जी मुझे बड़ा मारा गया है और मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट के अंदर खड़े होकर अपनी कमीज़ हटा के दिखाया जी मेरी पुश्त पे देखे निशान है और मुझे बड़ा मारा गया है और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जाली बनाई गई है, मेरा तो फिजिकल चेकअप भी नहीं हुआ और मुझे सोने भी नहीं दिया गया, मुझे सारी रात जगाया गया है। और वो कहते हैं ना सोने दे देने ना जागने दे देने सोने दे देने। तो उन्होंने कहा मैं क्रिमिनल नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ और मुझे थाने में भी नहीं रखा गया और मुझसे पूछा गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खाते क्या हैं और मैं काबीना का मेंबर रहा हूँ। मुझसे बार बार सवाल होता है कि इमरान खान ने तुम्हें क्या कहा था, तो मैं कहता हूँ मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये सियासी इंतकाम है। तो ये उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और इसमें उन्होंने दो शख्सियात के नाम लिए जनरल फैज़ के, इससे पहले खबरें आ रही थी, उन्होंने दो नाम लिए, एक जनरल फैज़ का और इमरान खान साहब का। तो जनरल फैज़ के हवाले से तो पुलिस उनसे अगर पूछ रही है तो ये बात तो फिर यानी समझ से बालातर है कि उनसे शहबाज गिल के जनरल फैज़ से क्या ताल्लुक़ है जो पुलिस उनसे पूछ रही है। जनरल फैज़ का अगर ताल्लुक़ होगा तो वो फिर इमरान खान साहब से होगा। इमरान खान साहब तो खुद बता चुके हैं कि जब वो DDIS से थे जनरल फैज़ तो वो उनसे अपोजिशन को के हवाले से कई काम लेते थे और कई बिल मंजूर कराने होते थे, वो फिर उन्हें कहते थे अपोजिशन को लेकर आओ, तो फिर जनरल फैज़ जो है वो अरेंजमेंट करते थे। तो उनका ताल्लुक तो हो सकता है, तो उनके चीफ ऑफ स्टाफ का शहबाज गिल का क्या ताल्लुक हो सकता है ये समझ से बालातर है। और पुलिस
एक फ़ौजी मामले की तफ्तीश क्यों करेगी? अगर जनरल फैज़ के बारे से किसी को पूछ रहा है तो फिर वो फ़ौजी काम पूछेंगे, मिलिट्री के लोग पूछते, वो फिर शहबाज गिल को यहाँ ना छोड़ते, वो ले जाते और फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन करते। तो ये मुझे लगता है कि एक उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है, ड्रामाबाजी करते हैं ना, तो इन्होंने एक बार फिर लड़ाने की कोशिश की और जनरल फैज़ को प्रोवोक करने की कोशिश की कि आपके बारे में कोई पूछगिछ हो रही है या तहकीक और तफ्तीश हो रही है, यानी जनरल फैज़ को बदगुमान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर आर्मी चीफ जनरल फैज़ से बदगुमान होते तो उन्हें उनके खिलाफ वो केस चल रहा होता, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह कोर्ट कमांडर बनाकर ना भेजा जा चुका होता। तो मेरा ख्याल है कि ये जो फ़ौज के अंदर जो लड़ाने की साजिश है उसका ये दूसरा स्टेप है। और शहबाज गिल जो है वो मुसलसल अपने मिशन पर कायम है कि किसी तरीके फ़ौज के अंदर लड़ाई करा दी जाए, और ये उसका मुंह बोलता सबूत है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जनरल फैज़ का क्या ताल्लुक है शहबाज गिल से, और शहबाज गिल कैसे बता सकता है कि वो जनरल फैज़ से कितनी बार मिला है और कितनी बार नहीं मिला है? या तो उनसे पूछा जाता कि जी इमरान खान जनरल फैज़ से कितनी बार मिले हैं या जनरल फैज़ कितनी बार फ़ोन करते, तो बात समझ में आती थी। और पुलिस इस किस्म के सवाल नहीं पूछ सकती, वो एक आला मिलिट्री अफसर है और इस किस्म के सवाल एक आम पुलिस वाला मेरा नहीं ख्याल उनसे पूछ सकता हो। अब ये कहते हैं जी मुझे थाने में रखा गया, मुझे कहीं और रखा गया, तो उन्हें बताना चाहिए था कि उन्हें कहाँ रखा गया है। तो बहरहाल उनको अडयाला जेल भेज दिया है। उनकी जुडिशल रिमांड की मज़ीद 12 रोज़ा रिमांड मांगा था पुलिस ने, लेकिन अदालत ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो उस रिफ्यूज़ल को नज़र-ए-सानी में यानी चैलेंज किया गया, तो उसको भी वो दरख्वास्त भी जो है वो रिजेक्ट हो गई है। तो शहबाज गिल ने आज शहबाज गिल से पीटीआई के रहनुमा ने भी मुलाकात की, तो उन्होंने बताया उन्होंने कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया। कल पुलिस ने दावा किया था कि उसने एतराफ़ी बयान दे दिया और उसने कहा जी उसने सोच समझ कर बयान दिया, जो कुछ भी कहा है वो उस पर कायम है। और ये कल उन्होंने एतराफ़ किया था, लेकिन आज वो उससे फिर बैकआउट कर गया। उन्होंने कहा जी मैंने कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया है। इमरान खान साहब ने इस पर रद्दअमल दिया है, जो आज शहबाज गिल ने कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा जी मुझ पर तशद्दुद किया गया है। तो इमरान खान ने कहा जी कि किस कानून के तहत शहबाज गिल पर तशद्दुद किया जा रहा है, किसके कहने पर किया जा रहा है। तो अगर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो उसे सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। इमरान खान ने मज़ीद लिखा है ट्वीट में कि इम्पोर्टेड गुलाम हुकूमत के लिए बिला खौफ आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। तो ये उन्होंने अपने चीफ़ ऑफ स्टाफ के ऊपर जो तशद्दुद का आज जिक्र हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। तो अब उनको अडयाला जेल भेज दिया गया है और अडयाला जेल के बाद फिर उनकी यानी जुडिशल कर दिया गया और उनकी ज़मानत का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उनके ख़िलाफ़ वो केस चलाने का फ़ैसला हो गया मिलिट्री कोर्ट में तो फिर इनको कहीं और ही तो शिफ्ट किया जाता। और एक और बड़ी खबर है कि शेर रशीद मान गए कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें ठुडा करा दिया है, यानी फ़ारग कर दिया है। और उन्होंने कहा जी कि जब से तहरीक अदम एतमाद आई है उसके बाद से इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई राब्ता नहीं है, उनका राब्ता नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे कोई राब्ता नहीं रखा। लेकिन शेर रशीद ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे जान छुड़ा ली है। तो इसी वजह से शेर रशीद जो पिछले काफ़ी दिनों से आपको नज़र आ रहे थे कि जी वो बड़े मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं इमरान को नहीं छोड़ूंगा। और लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, लाहौर में नहीं बल्कि शायद पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लाल हवेली में। और उन्होंने कहा जी कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट से अब कोई राब्ता नहीं है और तहरीक अदम एतमाद जब से हुई है उसके बाद से कोई कनेक्शन नहीं है। जबकि पिछले दिनों भी शेर रशीद ये दावा करते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी ताल्लुकात ठीक है और कोई ख़राबी नहीं हुई है, गलत फहमियाँ जो दूर करा दी जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला जो है वो सेटल किया जाए। उन्होंने एक बार फिर दावा किया अक्टूबर नवंबर तक इंतखाबात हो जाएंगे और मेरे दौर में तो मैंने किसी को गिरफ़्तार नहीं किया था। उन्होंने आज ये भी कहा कि जी मैंने किसी को गिरफ़्तार नहीं किया, ये जो तमाम सियासतदान हैं GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात मुनक़ता होने के हवाले से शेख साहब ने एक शेर भी सुनाया कि गरूर हुस्न उन्हें गरूर इश्क हमें वो आ नहीं सकते हम जा नहीं सकते। तो ये वो शेर रशीद साहब जो कि इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के ख़ुद साख्ता तर्जमान होने के दावे भी किया करते थे। और ज़रा कहते हैं जब से उनकी ये टूट गई तड़क करके वाला सीन हुआ है, हाँ साहब ने भी उन्हें लिफ्ट कराना कम कर दिया है। उनके नज़दीक अब शेख साहब भी किसी काम के नहीं रहे। इससे पहले शेख साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और ख़ान साहब के दरमियान एक ब्रिज या एक मैसेंजर, या वो जो कहते थे मैं चमड़ा सी भी न रखूँ, हो सकता है वो काम करते हों। तो अब लेकिन उन्होंने ये मान लिया और ये शेख साहब का बड़ा पाने के उन्होंने मान लिया कि इस्टेब्लिशमेंट होना, उन्होंने मुँह नहीं ला रही। बंदा वैसे टीट होना चाहिए
तो शेख साहब इस मामले में ढीठ वाक़या हुए हैं और वो जितनी पेशन गोइयाँ करते हैं वो उनमें से 99.99% बल्कि 100% ही गलत होती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी ढटाई का आलम यह है कि वो हर रोज़ जो है वो पेशन गोई करते हैं और करते ही रहते हैं। तो ये आज की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली कि डॉलर हो गया टगे टोकरी, और जिनके पास भी डॉलर है वो बेच दे, क्योंकि डॉलर गिर रहा है, डॉलर पाउंड व्हाट एवर यू हैव सब जो है वो बेच दे। और सट्टेबाजों ने भी हाथ खड़े कर दिए, वरना सट्टेबाज अब तक गुम सुम चुप बैठे हुए थे और माल कमा रहे थे पतली गली से। और जब से ये सारा सिलसिला हुआ है, ये सिलसिला आपको अगर याद हो, करेंसी के हवाले से मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के बाइंग हो रही है अफ़गानिस्तान के लिए, और जब से हुकूमत ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है कि जनाब अपना अपना काम करो, अफ़गानी जो है वो पाकिस्तान से डॉलरों में माल ख़रीद के और यहाँ से रुपयों में लेन देन करके और अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, तो वो उल्लू जो है वो पकड़ा गया है। इसके अलावा एमरुल जवाहिरी की अफ़गानिस्तान में हलाकत के बाद सूरत हाल बड़ी चेंज हो गई है और पाकिस्तान को समझ आ गई कि ये जो लीकेज हो रही थी नीचे डॉलरों की, और पाकिस्तान में सट्टाबाज किसको डॉलर बेच रहे थे और सट्टा का जो डॉलर के ऊपर जो सट्टा खेला जा रहा था वो कौन लोग हैं। लेकिन गल वही है, बंदा कोई नहीं फड़ा जाना। जिन लोगों ने माल कमाना था उन्होंने माल कमा लिया है और अब अगले 1 साल तक वो सुकून डाउन काम करेंगे। और अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें तो हर 1-2 साल बाद आपको डॉलर का क्राइसिस नज़र आता है, और इस एक क्राइसिस में इतने पैसे कमा लेते हैं कि उसके बाद वो सारा साल उन सियासी जमातों को फंडिंग करते रहते हैं जो उन्हें बचा सकती हैं, तो फिर कोई हाथ नहीं बांधा। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासी जमातों को फाइनेंस करते हैं और जिनके त्यारे में बैठ के खां सब जाते हैं और जिनके जहाज़ों में सफ़र करते हैं। और पिछले दिनों जिसने असद उमर को ये ऑफ़र की थी कि इमरान खान अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो फिर पार्टी का सरबराह या आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो असद उमर ने कहा कि तो समझ रहे ये तजवीज़ भी उनकी जानब से आ रही। तो जो पार्टियाँ चलाते हैं माल वो कमाते हैं हजूर, और बाकी सब वो डुगडुगी बजाते हैं। आपको जितने बड़े बड़े मुल्क के सरमायाकार नज़र आते हैं जिनके दिल में पाकिस्तान का आपको दर्द नज़र आ रहा होगा, तो समझ लें कि पीछे वो कहते हैं दर्द के पीछे जो है ना वो माल कमाना या माल का वो कहते हैं उत्तूर वाला पाई जाता है बिचों बिच खाई जा। ये नुस्खा सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदानों को नहीं आता, ये पाकिस्तान के बिजनेसमैनों को भी आता है, ताजरों को भी आता है, और ये बहुत से लोगों को आता है। नहीं आता तो बेचारे गरीब को नहीं आता, गरीब तो पाई रहता है, पाई जाता उसकी बिजली की बिल फिर बढ़ जाते हैं। एक बार फिर बिजली के बिल में जो बुरी खबर है वो ये है कि जी 10 रुपये 9 रुपये कुछ पैसे इजाफा हो गया है, जो कि अगस्त के बिलों में लग कर आएगा और पता नहीं कब हमारी जान छूटेगी। कल जलसा करना है PTI ने और उसके खिलाफ हुकूमत चली गई थी कोर्ट में कि लाहौर हॉकी स्टेडियम की जो ऑसो टफ उखाड़ी गई है इस पर से रोका जाए, लेकिन वो हाई कोर्ट ने इस मामले को डाल दिया इंतजामिया के ऊपर और कहा डिप्टी कमिश्नर फैसला करे। और डिप्टी कमिश्नर कहाँ से फैसला करेगा, वो तो यहाँ बैठा परवेज लाई, तो जो कहेगी जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी। तो इसका मतलब ये कि ये पाकिस्तान की जो पहली हॉकी जिसका सवा सत्यानाश हुआ था उसकी ग्राउंड थी, वहाँ खास सबके जलसा कराने की ख्वाहिश की वजह से उस ग्राउंड का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अब जलसा PTI वहाँ कर तो लेगी, लेकिन पाकिस्तानी हॉकी जो है वो दोबारा सिर्फ कहीं बेचारे वो कहते हैं वो खजल ख्वार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतनी आपसे मुलाकात होगी, अगले व्लॉग में अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।